चलिए बात करते हैं अक्टूबर 2025 की, जब जापान की राजनीति में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक बिल्कुल ऐतिहासिक घटना। ये वो मौका था जब जापान को मिली अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री सानाए तकाइची। सोचिए, देश के राजनीतिक इतिहास में ये कितना कितना बड़ा पल रहा होगा। अब देखिए, जैसे ही ये हुआ, सबके मन में एक ही सवाल आया होगा, है ना, कि भाई इसे मुमकिन बनाने के लिए आखिर कौन सा कानून बदला गया। और इसका जवाब सच कहूं तो काफी हैरान करने वाला है। जवाब है कोई भी नहीं। जी हां, कानून में एक अक्षर भी नहीं बदला गया। तो फिर सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे। अच्छा, इसे समझने के लिए ना हमें प्रधानमंत्री पद की जो कानूनी बुनियाद है उसे थोड़ा खंगालना होगा। और यहां पर सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है, कि ये जो मुख्य कानून हैं, जो दशकों से चले आ रहे हैं, इनमें से किसी में भी लिंग के आधार पर कोई रोक-टोक है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कानूनी तौर पर एक महिला का प्रधानमंत्री बनना तो समझिए युद्ध के बाद के दौर से ही मुमकिन था। तो फिर अब तक ऐसा हुआ क्यों नहीं? वजह कुछ और ही थी। तो अगर कानून कोई रुकावट था ही नहीं, तो फिर असली दिक्कत कहाँ थी? इसका जवाब छिपा है जापान की राजनीतिक संस्कृति और उसके उन अनलिखे नियमों में, जो किताबों में तो नहीं मिलते पर असल में सब कुछ चलाते हैं। और यहीं पर वो असली टकराव साफ साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ थे औपचारिक नियम यानी कानून, जो कहते थे कि मौका सबके लिए बराबर है, और दूसरी तरफ थी वो अनौपचारिक संस्कृति, वो असली बाधा जो ऐसा होने ही नहीं दे रही थी। तो ये चार अनौपचारिक बाधाएं आखिर थी क्या? देखिए, पहली थी पार्टियों के अंदर की गुटबाजी, जहां पुराने स्थापित पुरुष नेताओं का ही बोलबाला था। दूसरी, एक बहुत पुरानी सोच कि चुनाव में एक पुरुष नेता ही सेफ बेट होता है, वही जितवा सकता है। तीसरी, महिला राजनेताओं के लिए ऊपर तक पहुंचने के रास्ते बहुत सीमित थे। और चौथी, मीडिया का फोकस भी महिला नेताओं के काम से ज्यादा उनके पहनावे या बोलने के तरीके पर रहता था। बस इन्हीं अदृश्य दीवानों की वजह से दशकों तक कोई महिला टॉप पर नहीं पहुंच सकी। लेकिन जब एक महिला प्रधानमंत्री बनी, तो ये सिर्फ एक सांकेतिक जीत नहीं थी। अरे नहीं, इसका असर तो पूरे सिस्टम पर लहरों की तरह फैला, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। इस एक घटना ने, आप कह सकते हैं, एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। सबसे पहले राजनीति में कैंडिडेट चुनने का दायरा बढ़ा, फिर नौकरशाही में प्रमोशन का तरीका और मजबूत हुआ। इसके बाद बिजनेस की दुनिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बदलाव आए, और आखिर में दुनिया भर में जापान की छवि भी बेहतर हुई। तो अगर हम इसके असर को देखें, तो सबसे ज्यादा प्रभाव तो जाहिर है राजनीति और पार्टियों पर ही पड़ा। लेकिन देखिए, कॉर्पोरेट दुनिया और जापान की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी इसका कितना बड़ा और लगभग बराबर असर हुआ। खासकर अगर बिजनेस की बात करें, तो इस नियुक्ति ने महिला लीडरशिप को एक आइडियल या एक अच्छी सोच से निकालकर एक व्यावहारिक हकीकत बना दिया। अब तक सीधा था, जब देश के सबसे ऊंचे पद पर एक महिला हो सकती है, तो कंपनियों में क्यों नहीं? चलिए, अब यह समझना भी बहुत जरूरी है कि इस ऐतिहासिक घटना का मतलब क्या नहीं है। कुछ आम गलतफहमियां हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। पहली बात, ये किसी तरह की अफर्मेटिव एक्शन या किसी तरजीही व्यवहार का नतीजा बिल्कुल नहीं था। असल में ये बस उस सिस्टम का नतीजा था जो आखिरकार वैसे काम कर रहा था जैसा उसे हमेशा से करना चाहिए था। दूसरी बात, ये किसी एक व्यक्ति के लिए बनाया गया कोई कानूनी अपवाद नहीं था। कोई नियम तोड़े या बदले नहीं गए। जो स्थापित कानूनी प्रक्रिया थी, बस उसका हूबहू पालन किया गया। और एक और जरूरी बात, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि जापान में लैंगिक समानता पूरी तरह से हासिल हो गई है। हाँ, ये एक मील का पत्थर है, एक लैंडमार्क स्टेप है, लेकिन ये मंजिल नहीं बल्कि बदलाव की एक बहुत बड़ी निशानी है। तो ये एक लाइन ना इस पूरी बात का सार है। व्यवस्था तैयार थी, प्रथाएं नहीं। मतलब जापान के औपचारिक ढांचे उसके अनौपचारिक राजनीतिक कल्चर से कहीं ज्यादा आगे थे। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इस एक पल का सबसे बड़ा, सबसे दूरगामी महत्व क्या है? असली बदलाव यह है कि अब सबूत का भार, द बर्डन ऑफ प्रूफ, वो पलट गया है। देखिए, पहले सिस्टम को यह साबित करना पड़ता था कि एक महिला को लीड क्यों होना चाहिए। अब सवाल ये नहीं है कि एक महिला क्यों, सवाल ये है कि एक महिला क्यों नहीं। अब अगर कोई किसी काबिल महिला उम्मीदवार को आगे बढ़ने से रोकता है, तो वजह उसे बतानी होगी। और यही इस पूरे बदलाव की असली स्थायी विरासत है।